Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to MDCAT Reconduct Test Session by Premed.pk. This is Tareen Gardezi here, and today we will be doing the discussion for the chapter's life processes that includes digestion, immunity, circulation, and gaseous exchange. और साथ ही दूसरा chapter is basically reproduction. So starting with the first question, it is digestion of which food component starts from oral cavity. तो कौन से food component की digestion oral cavity से यानी mouth से start हो जाती है, that is carbohydrates. When we talk about oral cavity, there is an enzyme that is salivary amylase. Amylase is basically there for the digestion of starch. Starch क्या है? That is a polysaccharide, that is a carbohydrate in nature. तो 3 to 5% starch आपके पास उसकी डाइजेशन हो जाती है इन द ओरल कैविटी एंड आपके पास एंजाइम मैंने बताया एज आई टोल्ड बिफोर इट्स सिलिवरी अमाइलेज एंड इस एंजाइम के एक एक्टिवेटर भी होता है दैट इज क्लोराइड आयन बेसिकली एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर सो या आपके पास करेक्ट आंसर क्या है दैट इज कार्बोहाइड्रेट व्हेन टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स तो प्रोटीन की डाइजेशन कब स्टार्ट होती है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होती है इन द स्टमक ठीक है पेप्सिन एंजाइम दैट इज बेसिकली देयर फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आपके पास पेप्सिन एक एसिडिक पीएच के ऊपर काम कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl दैट इज बीइंग सेक्रेटेड फ्रॉम स्टमक ठीक है सो आपके पास यहाँ पे चार्ली करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज इन ह्यूमन गट chylomicrons is formed by the combination of तो chylomicrons की जो बात की जाती है they are formed by the combination of fats and proteins तो बीटा आपके पास इसका करेक्ट आंसर है the term loss of appetite so loss of appetite refers to anorexia nervosa. This is a psychological condition in which the patient, usually female, thinks that the person is being like eating a lot and they're being overweight when actually they're basically so underweight that is actually life-threatening condition for them, right? So what does a person do in that particular case scenario? They don't eat anything. So उसकी वजह से nutritional deficiency हो जाती है and उनको भूख ही नहीं लगती in the first place. So that's basically anorexia nervosa. When we talk about bulimia, so bulimia is sort of the similar condition, but इसमें difference ये है कि bulimia में a person is going to overeat and then there comes the guilt of eating a lot. ठीक है, and then that person is going to like consciously vomit the food ताकि वो वेट गेन ना वही वाला फियर सेम फियर है ठीक है सो बुलिमिया इज नॉट लॉस ऑफ एपेटाइट इट्स लाइक ईटिंग अ लॉट बट एनोरेक्सिया व्हेन वी टॉक अबाउट इट इट्स बेसिकली लॉस ऑफ एपेटाइट नेक्स्ट इज ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन तो पेप्सिन मैंने आपको बताया आपके पास इसका ऑप्टिमम पीएच दैट इज एसिडिक पीएच पे ये काम करता है 1.82 to 3 के दरमियान भी कहा जा सकता है बट टू बी वेरी प्रिसाइज इट्स 1.8 और सिलिवरी अमाइलेज 6.8 पीएच के ऊपर काम कर रहा होता है क्योंकि आपके पास जो अमाइलेज एंजाइम है उसको इतना ही पीएच चाहिए होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है दैट इज बीटा नेक्स्ट इज द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जीआई ट्रैक्ट इज तो उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं लाइक देखो जब आपके पास कॉन्शियस कंट्रोल में खाना कब तक होता है अंटिल यू स्वॉलो वंस यू हैव स्वॉलोड उसके बाद आप कॉन्शियसली फूड की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है सो व्हेन यू टॉक अबाउट पेरिस्टाल्सिस इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स लाइक जिस तरीके से मेरे पास दिस इज द फूड कैनाल ठीक है यहाँ से मेरे पास बोलस जा रहा है तो पीछे से आपके पास एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आएगी और आगे से वेव ऑफ रिलैक्सेशन तो फूड आपके पास आगे की तरफ प्रोपेल हो रहा है दिस मूवमेंट इज बेसिकली पेरिस्टाल्सिस अगर यही चीज उलट होना शुरू हो जाए दैट्स बेसिकली इन केस ऑफ वॉमिटिंग उसको हम एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं कि पेरिस्टाल्सिस इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड ठीक है और आपके पास एंटी पेरिस्टाल्सिस इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक और फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द स्टमक देन टू द ओरल कैविटी एंड देन आउट ऑफ योर माउथ so that is basically going to be anti-peristalsis also one more fact when talking about peristalsis the peristalsis is also aided by gravity but this contraction of muscles is so strong that even if you do a headstand ठीक है even then your food is going to go down ठीक है लाइक आपके पास फ्रॉम द स्टमक टू इंटेस्टाइन या फ्रॉम द esophagus to the intestine to the stomach फूड की मूवमेंट होगी इवन इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन योर हैंड ठीक है योर फीट एट द टॉप योर हैंड एट द बॉटम इस तरीके से भी तो फिर भी आपके पास ये मूवमेंट होगी इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ठीक है सो पेरिस्टाल्सिस करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज ईलियम तो लेंथ ऑफ ईलियम पूछा हुआ है इन सम बुक्स इट्स रिटन 3.5 meters एंड आपके पास कुछ बुक्स में 3.6 meters लिखा हुआ है सो वी आर सपोज्ड टू चूज द नियरेस्ट पॉसिबल आंसर दैट इज 3.6 meters दैट इज डेल्टा ऑप्शन नेक्स्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स थ्रू द राइट एट्रियम सो आपके पास अगर मैं हार्ट का एक स्पेसिफिक सा सिंपल सा स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देती हूँ दिस इज बेसिकली द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ठीक है अब यहाँ पे मेरे पास दिस इज द एट्रिया दीज आर एट्रिया चेम्बर्स अपर पार्ट एंड ये आपके पास क्या है वेंट्रिकल्स हैं मेरे पास यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे पास राइट एट्रियम में है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू मेरे पास राइट एट्रियम में आ रहा है वहां से इस ब्लड ने जाना है राइट वेंट्रिकल दिस इज एट्रिया दिस इज वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में जाना है यहाँ पे आपके पास एक वैल्व आता है ठीक है एंड राइट वाला वैल्व आपके पास क्या होता है दैट इज बेसिकली ट्राइकस्पिड वैल्व
ट्राइकस्पिड। इस तरह याद कर लो, बेशक राइट की स्पेलिंग लंबी है RIGHT एज कम्पेयर टू लेफ्ट, सो ट्राइकस्पिड की स्पेलिंग भी बड़ी है एज कम्पेयर टू बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। सो आपके पास राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से आपके पास ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, स्टिल द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ जाएगा आपके पास, ये जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। अब इसे जाना है लंग्स में, लंग्स में कौन लेके जाएगा इसको, ब्लड को, आपके पास यहाँ पे देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, वेन के अंदर, बट हियर इज एन एक्सेप्शन, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू लंग्स में नहीं जा रहा बल्कि आर्टरी के थ्रू जा रहा है, ठीक है, आर्टरी के थ्रू जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं आर्टरी के थ्रू, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम कहें बाकी सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली ब्लड वेसल वेन है, बट इन दिस केस दैट्स गोइंग टू बी आर्टरी। देखो आर्टरी आपके पास ब्लड लेके जा रही होती है अवे फ्रॉम द हार्ट, तो जो भी चीज अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जा रही है दैट ब्लड कैपिलरी इज आर्टरी। यहाँ बेशक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है बट स्टिल दिस इज गोइंग टू बी आर्टरी, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे आर्टरी, कौन सी आर्टरी, लंग्स की तरफ जा रही है, सो यहाँ पे होगी पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके पास ब्लड जा रहे हैं लंग्स में, लंग्स ने इसको ऑक्सीजनेट कर दिया, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। कहाँ कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन ला रही है टुवर्ड्स द हार्ट, जो भी चीज ला रही होती है ब्लड वेसल जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही है उसे वेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड ला रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में आया, अब यहाँ पे आपके पास फिर एक वाल्व है, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, या इसका एक और नाम भी है दैट इज मिट्रल वाल्व। तो यहाँ पे ये वाल्व है जो ब्लड को लेके जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आपके पास जाएगा कहाँ पे, एओर्टा में, और वहां से थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। इसी वजह से आपके पास जो थिकनेस होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, और एट्रिया की थिकनेस सबसे कम होती है क्योंकि एट्रिया ने करीब ही लेके जाना है ब्लड को, लाइक वेंट्रिकल की तरफ ही लेके सिर्फ लेके जाना है, और वेंट्रिकल भी लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस सबसे ज्यादा हुई क्योंकि उसने थ्रू आउट द ब्लड, थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करना है, बट अगर हम राइट वेंट्रिकल को देखें तो उसने सिर्फ लंग्स तक लेके जाना है, ये डिफरेंस आता है, ठीक है। प्लीज दोबारा रिपीट करना है वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो, मैं रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो, आई विल रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास उसने ये कहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है, हार्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लेफ्ट एट्रियम में, कौन लेके आ रहे हैं, पल्मोनरी वेन्स, कितनी होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बीटा। नेक्स्ट इज डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब देखो आपके पास एक चीज याद रखो, ठीक है, आपके पास दो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं हार्ट के अंदर, लब एंड डब, दोनों साउंड्स आपके पास वाल्व के क्लोजर की वजह से होती है, ठीक है। वाल्व क्लोज होता है आवाज आती है, बस बात याद रख लो, वाल्व क्लोज हुआ तब आवाज आएगी, पहली बात, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा वाल्व बंद होता है, यहाँ पे देखो आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व, अगर आपने इन दोनों वाल्व्स को एक नाम देना है ना तो आप इनको क्या कहोगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रियो और वेंट्रिकल के दरमियान में है तो आप इसे कह रहे हो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, एवी वाल्व्स कह देते हैं, ठीक है। आपके पास सबसे पहले एवी वाल्व्स बंद होंगे, फिर आपके पास वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा ना टुवर्ड्स आर्टरी या टुवर्ड्स एओर्टा, टुवर्ड्स लंग या टुवर्ड्स एओर्टा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे जो वाल्व्स होते हैं जो राइट साइड से ब्लड वेंट्रिकल से लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स द लंग्स, और लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल से टुवर्ड्स एओर्टा लेके जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर सेमील्यूनर वाल्व्स, सेमील्यूनर वाल्व्स, ठीक है। ये लेके जा रहा है टुवर्ड्स द लंग तो मैं इसे कहूंगी दिस इज पल्मोनरी सेमील्यूनर, ये लेके जा रहा है टुवर्ड्स एओर्टा तो मैं इसे कहूंगी दिस इज एओर्टिक सेमील्यूनर, ठीक है। सो मेरे पास दो सेमील्यूनर वाल्व्स हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी, दो मेरे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक, ये वाल्व्स वाली बात है। अब हमें पता है पहले कौन सा वाल्व बंद होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स पहले बंद होंगे, फिर आपके पास सेमील्यूनर वाल्व्स बंद होते हैं, तो पहली आवाज जो आती है लब, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, ठीक है। और जो दूसरी साउंड आती है दब, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स, सिंपल सी बात, आवाज की सीक्वेंस से आपने याद रखना है कि पहले आपके पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बंद होते हैं, फिर आपके पास सेमील्यूनर वाल्व्स बंद होते हैं। तो जो पहली आवाज आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स, एंड सेकंड आवाज जो आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स, क्लियर, ठीक है। और ये बात भी याद रखना कि दोनों वाल्व्स की आवाज आपके पास दोनों साउंड्स आ क्यों रही है, वाल्व्स के बंद होने की वजह से, यानी ओपन होने की वजह से नहीं आती, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन हार्ट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी राइट साइड पे, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है, लेफ्ट साइड पे। देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट, 2 अपर थिन वॉल्ड एट्रिया होते हैं, 2 लोअर थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लड को दूर पंप करके भेजना है, या तो उन्होंने लंग्स की तरफ भेजना है व्हेन टॉकिंग अबाउट द राइट साइड, एंड अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो उसने थ्रू आउट द बॉडी भेजना है, तो उसकी थिकनेस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एट्रिया जिन्होंने ब्लड को सिर्फ वेंट्रिकल्स तक लेके आना है, ठीक है।
नेक्स्ट इज हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली, एक रिदम है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करें, एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, जिसके अंदर जिसमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, स्पेसिफिक इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस, तो वॉलंटरीली नहीं होता, कार्डियक मसल्स होते हैं हार्ट के अंदर, एंड द एक्शंस ऑफ दोज मसल्स आर इनवॉलंटरी इन नेचर, यू कैन नॉट कंट्रोल द एक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, सो दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर नॉट वॉलंटरी। एक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्टिवली एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है, इट्स नॉट अ पैसिव थिंग, ठीक है, इरेगुलरली नहीं होता, एक रेगुलर होता है, तो एक रिदम से हो रहा है, सो करेक्ट आंसर इज रिदमिकली। लब साउंड क्यों होती है? क्लोजर, देखो दोनों साउंड्स मैंने बताया क्लोजर की वजह से हो रही है, सो एवी वेल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जिसमें आपके पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स आ जाते हैं, उनके क्लोजर की वजह से ये आवाज आती है, लब साउंड, द फर्स्ट साउंड। नेक्स्ट इज पैसेज, द पैसेजवे ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, तो पैसेजवेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेटिंग आपके पास म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स को क्या कहा जाता है? दे आर बेसिकली गॉबलेट सेल्स, बीटा करेक्ट आंसर है। लंग्स के अंदर द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड, देखो लंग्स और वेन्स, देखो एयर कहाँ होती है और ब्लड कहाँ होता है? ब्लड आपके पास है कैपिलरी के अंदर, एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई से हो रहा होता है, एल्वियोलाई हमने कहा, एल्वियोलाई आपके पास उसकी इर्द गिर्द ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं टू एड इट, यू नो, टू एड द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और आपके पास एयर किसके अंदर प्रेजेंट है? एल्वियोलाई के अंदर। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एल्वियोलाई और कैपिलरी के दरमियान क्या चीजें होती हैं, ठीक है, क्या चीज इनको सेपरेट करिए, तो कैपिलरी की आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है एक सिंगल सेल थिक होती है ना, कैपिलरी इट इज लाइक सिंगल सेल थिक, वो सिंगल सेल क्या होता है? दैट इज एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, ठीक है, दैट सिंगल सेल इज एंडोथीलियम। तो आपके पास जो ब्लड वेसल है दैट इज कैपिलरी, उसका एंडोथीलियम है, ठीक है, और आपके पास जो एल्वियोलाई है वो किसकी बनी हुई होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम की। सो स्क्वैमस एपिथेलियम एंड endothelium of the blood vessel that is basically separating the venous blood and the air, ठीक है, so correct answer is beta. Next is the exchange of gases in alveoli, the exchange of gases in the alveoli of the lungs takes place by diffusion, this is written in the textbooks, लाइन है बुक की, ठीक है, आपके पास जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई एनर्जी कोई एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, हाई कंसंट्रेशन से एयर लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है, नो एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। ऑस्मोसिस में वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, किसी एटीपी की जरूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी की जरूरत है जिसके अंदर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आ जाती है, ठीक है, और एंडोसाइटोसिस में आपके पास पिनोसाइटोसिस दैट इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड, और फैगोसाइटोसिस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी चीज है, ठीक है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव में आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं, diffusion, osmosis, or facilitated diffusion. One more thing that students often confuse is facilitated diffusion being active transport. So no, it's not an active transport. Facilitated diffusion में आपके पास एक प्रोटीन की तो हेल्प से आप लेके जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, बट एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं होती, सो इट इज नॉट अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच कंट्रोल द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है, ठीक है, डॉर्सल और लेटरल पार्ट आपके पास कंट्रोल करता है एक्सपिरेशन को, ठीक है, और आपके पास वेंट्रल पार्ट कंट्रोल कर रहा है इंस्पिरेशन को। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन, आपके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए, आपके पास ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड ने लंग्स की तरफ जाना है, कौन लेके जाएगा? एज बाइकार्बोनेट आयंस आपके पास ये जाएंगे, मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है? एज बाइकार्बोनेट आयन, इट्स लाइक 70%, ठीक है। अगर हम बाकी की बात करते हैं 30% टू 23% ट्रांसपोर्ट होता है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड जो बाकी का 7% बच जाता है दैट इज बेसिकली डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो तीन तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, द फर्स्ट वे इज एज बाइकार्बोनेट आयंस एंड 70% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। Second way is using carboxyhemoglobin, 23% ऐसे होती है, and the last one is in the form of like dissolved in plasma, so 7% ऐसे होती है. Next is people who have migrated from plains to a higher altitude area about 6 months back. 6 महीने पहले let's say a person migrated from plain area से वो एक higher altitude के area पे migrate कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा? It will have more red blood cells in their hemoglobin. अच्छा देखो, जब भी हम एल्टीट्यूड सिकनेस वाला यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन था, ठीक है, बट एल्टीट्यूड सिकनेस वाला ऑप्शन सही हो क्यों नहीं सकता? देयर आर टू थिंग्स, ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस आपको कब होती है? सून आफ्टर यू मूव फ्रॉम प्लेन एरिया टू द हिल एरिया, ठीक है, यहाँ पे उसने बता दिया एमसीक्यू में मेंशन कर दिया कि 6 महीने हो गए, तो 6 महीने तक तो एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं रहेगी ना, 6 महीने बाद भी आपको एल्टीट्यूड सिकनेस है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो 6 महीने बाद हो क्या जाएगा? देखो आपके पास किडनी भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है, जिसमें आपके पास रेनिन होता है, एरिथ्रोपोइटिन है, ठीक है, ये आपके पास हार्मोन्स हैं जो किडनी सिक्रीट करते हैं। टॉकिंग अबाउट एरिथ्रोपोइटिन,
ठीक है। सो इरिथ्रोपोइटिन का क्या काम होता है कि आपके पास वो रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स कंसंट्रेशन ज्यादा कर देगा जब भी आप किसी हायर एल्टीट्यूड वाले एरिया पे जाओगे। तो 6 महीने बाद आपके अंदर ज्यादा आरबीसीज है बिकॉज ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द किडनी, दैट्स एरिथ्रोपोइटिन। एंड हीमोग्लोबिन की लोअर एफिनिटी होगी टू ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम ही होती है। एफिनिटी का क्या मतलब है? बाइंडिंग एबिलिटी। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब लेट्स से एक चीज ने ट्रांसपोर्ट करनी है एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो डेस्टिनेशन पे छोड़ के उसको छोड़े ही ना, तो हाउ इज इट लाइक इवन अ ट्रांसपोर्ट थिंग देन, राइट? तो इसकी एफिनिटी कम होती है क्योंकि इसे काम स्टोर करना नहीं, इसे काम ट्रांसपोर्ट करना है, सो इट हैज टू लीव ऑक्सीजन एट अ पॉइंट, ठीक है। सो इसकी एफिनिटी इतनी ज्यादा होगी नहीं ऑक्सीजन के साथ। बट मायोग्लोबिन, दैट इज बेसिकली अ प्रोटीन दैट स्टोर्स ऑक्सीजन इन द मसल सेल्स, उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसने स्टोर करना है, उसका काम नहीं है कि वो जल्दी ऑक्सीजन को छोड़े, उसकी एफिनिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। बट हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या होती है? कम होती है, बिकॉज इसका काम स्टोर करना नहीं है, इसका काम ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। सो अल्फा ऑप्शन इसमें आपके पास क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस गेमीट्स। तो जब हम गेमीट प्रोडक्शन की बात करें, गेमीट बन कहाँ रहा है, तो दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके पास पहले हो रही है माइटोसिस, देन कम्स मियोसिस, फिर आपके पास क्या हो रहा है? फिर आपके पास डिफरेंशिएशन हो रही है। यानी अगर हम बात करें सबसे पहले यू हैड स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस हुई तो आपके पास क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n था, स्पर्मेटोगोनिया भी 2n था, यानी दोनों डिप्लॉइड थे। उसके बाद आपके पास मियोसिस 1 हुई, आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर मियोसिस 2 हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पास स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड अब एन हो गया, स्पर्मेटिड अब हैप्लॉइड है, ठीक है। स्पर्मेटिड इज नो लॉन्गर डिप्लॉइड क्योंकि आपके पास मियोसिस से ये बना है, ठीक है। अब स्पर्मेटिड इज नॉट स्पर्म, स्पर्मेटिड की फर्दर डिफरेंशिएशन हुई है। एट दिस पॉइंट इट्स नॉट माइटोसिस, इट इज नॉट मियोसिस, इट्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। इट इज गोइंग टू लूज इट्स एक्सेसिव साइटोप्लाज्म, डेवलप अ टेल, और आपके पास स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा, दैट इज मोटाइल। स्पर्मेटिड वाज नॉट मोटाइल, ठीक है। सो आपके पास जो गेमीट दैट इज अ स्पर्म, जब हम गेमीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये कहाँ हो रही होती है? दैट इज बेसिकली अकरिंग इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। चार्ली करेक्ट आंसर है। Next is to overcome infertility, which technique is used. So when we talk about overcoming infertility, आप in vitro fertilization use करते हो, जिसके अंदर आपके पास fertilization करवाई जाती है in the laboratory in external conditions, ठीक है, and then the embryo is implanted into the woman's womb, ठीक है। So आपके पास अल्फा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज ट्रिपोनिमा पैलेडियम, दैट इज अ बैक्टीरिया। तो ट्रिपोनिमा पैलेडियम आपके पास क्या कॉज करता है? सिफिलिस कॉज करता है, दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अल्फा करेक्ट आंसर है। Which of the following hormones of pituitary gland regulates the menstrual cycle? So when we talk about menstrual cycle, and we're saying the hormones of pituitary gland, ठीक है। देखो, when we talk about the female hormones, there are two types of hormones. One that are coming from the pituitary, anterior pituitary से आ रहे होते हैं, they are gonadotrophic hormones, GnRH, ठीक है। GnRH की वजह से आपके पास ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज अ रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जो आपके पास इंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा। आपके पास 3 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एफएसएच, एलएच एंड प्रोलैक्टिन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन है, ठीक है। सो ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपके पास कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं? दैट इज एफएसएच एंड एलएच। उसने पूछा पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दैट इज एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो बाकी दो हार्मोन्स आप लोग पढ़ते हैं ना, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोस आर नॉट द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कहाँ के हार्मोन्स है? दैट आर ओवेरियन हार्मोन्स, ओवरी के हार्मोन्स है, ठीक है। एफएसएच आया, ठीक है, एफएसएच ने नेगेटिव फीडबैक थी, ईस्ट्रोजन आया, ठीक है। ईस्ट्रोजन एफएसएच कंसंट्रेशन कम कर देगा आगे, बट एफएसएच की वजह से ईस्ट्रोजन आया। ईस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है? ओवरी से आ रहा है। देन आपके पास जब एफएसएच कंसंट्रेशन डिक्लाइन करती है, ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, दैट इज द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से आया? एंटीरियर पिट्यूटरी से आया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ल्यूटिनाइज वो करवा दी, आपके पास जो सेकेंडरी oocyte था वो रिलीज हो गया, चला गया फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और आपके पास बच क्या चीज गई? आपके पास यहाँ पे एक ग्रैंड्यूलेट स्ट्रक्चर बढ़ गया, बच गया, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन सिक्रिएट किया, तो प्रोजेस्टेरोन भी ओवरी से आ रहा है, ईस्ट्रोजन भी ओवरी से आ रहा है, दोस आर ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। दोनों आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? ओवरी से आ रहे हैं। सो दे आर नॉट द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ईस्ट्रोजन भी नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड का, प्रोजेस्टेरोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी Charlie. Estrogen, sorry, FSH and LH. These are the two hormones that are of the pituitary gland. वरना तो estrogen और progesterone का भी बहुत important रोल है when talking about menstrual cycle, but they are not pituitary gland के hormones. ठीक है, ये difference है MCQ में। 14 explain कर दूं, sure. 14th MCQ की तरफ चलते हैं। लंग्स एयर इज सेपरेटेड। अच्छा देखो, इसमें आपके पास ये वो कह रहा है कि लंग्स के अंदर, देखो लंग्स के अंदर एयर कहाँ प्रेजेंट होती है? एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। और ब्लड आपके पास वीनस ब्लड कहाँ प्रेजेंट है? कैपिलरीज के अंदर,
ठीक है, अब दोनों का एक्सचेंज आपके पास, यानी देखो एयर और वीनस ब्लड आपस में कैसे सेपरेट हुए हैं, यानी एल्वियोलाई की वॉल और कैपिलरी की वॉल, ये दो चीजें हैं जो वीनस ब्लड को और एयर को सेपरेट कर रही हैं, क्योंकि वीनस ब्लड किसके अंदर है, कैपिलरी के अंदर, और एयर किसके अंदर है, एल्वियोलाई के अंदर, तो दोनों की वॉल्स ही दोनों सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रही है ना। तो जो कैपिलरी की वॉल्व होती है दैट इज एंडोथीलियम, सिंगल सेल थिक होता है कैपिलरी, ठीक है, उसकी वॉल का नाम होता है एंडोथीलियम, एक ही वॉल होती है उसकी, ठीक है, वरना जब हमने आर्टरी और वेन पढ़ी उसके अंदर ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा, तीन तीन पढ़ी थी, बट नहीं, व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिलरी, कैपिलरी थिन होती है ना, उसके अंदर एक्सचेंज की भी एबिलिटी होती है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस की, इसी वजह से होती है क्योंकि वो थिन होती है, ठीक है। सो कैपिलरी सिंगल वॉल्ड, सिंगल सेल थिक होती है, ठीक है, उसकी वॉल को एंडोथीलियम कहते हैं। सो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल कौन सी, कैपिलरी है वो, और आपके पास जो क्या कहते हैं वॉल होती है alveoli, वो that is alveoli is made up of squamous epithelium. So squamous epithelium and endothelium of blood vessels, they are basically separating the air in the venous blood. ठीक है, if still there are any queries from your sides, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th था। टेस्टीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस, तो टेस्टीज आपके पास स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अल्फा, सॉरी बीटा। ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय, देखो अब सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, आपके पास ये ओवरी है, ओवरी के अंदर, दिस इज ओवरी, ओवरी के अंदर डिफरेंट एग सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एट प्यूबर्टी आपके पास हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, एफएसएच आएगा, हाइपोथैलेमस से नहीं आ रहा, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आएगा, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, वो आके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज कर देगी, दैट इज एफएसएच। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी ओवरी के ऊपर आके एक्ट करेगा, यहाँ पे डिफरेंट फॉलिकल्स बने हुए, इनको स्टिमुलेट करेगा मैच्योरेशन के लिए, फॉलिकल्स को स्टिमुलस मिलेगा, नाउ गेट मैच्योर्ड, ठीक है। इसमें से दो तीन फॉलिकल्स या ढेर सारे फॉलिकल्स की मैच्योरेशन होगी, बट एक ऐसा फॉलिकल होगा जो मैच्योर हो जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज ग्रेफियन फॉलिकल, उसका नाम होता है ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल इज अ मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। बाकी जो फॉलिकल्स जिसको स्टिमुलस दिया था एफएसएच ने, उनका क्या होगा, दे आर गोइंग टू गेट डीजेनरेटेड, उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया, वो डीजेनरेट हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बस। अब यहाँ से हमारे पास एक ग्रेफियन फॉलिकल आ गया, अब यहाँ पे आएगा ईस्ट्रोजन हार्मोन, कहाँ से आ रहा है, ओवेरियन हार्मोन है ईस्ट्रोजन, ओवरी से रिलीज हो रहा है एफएसएच की वजह से, जैसे ही ईस्ट्रोजन आया, एफएसएच की वजह से आया, बट ईस्ट्रोजन ने कहा कि मैं एफएसएच को तो नहीं रहने दूंगी, तो आपके पास ईस्ट्रोजन का एक नेगेटिव फीडबैक होता है एफएसएच के ऊपर, ईस्ट्रोजन आएगा, एफएसएच कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वरना खुद सोचो एफएसएच रहेगा तो सारे के सारे एक्सेल्स को, ये आपके पास जितने भी फॉलिकल्स हैं इनको क्या करता रहेगा, स्टिमुलेट करता रहेगा फॉर मैच्योरेशन, इतनों को तो आपने स्टिमुलेट नहीं करना ना, आपके पास एक ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, दैट्स ऑल यू नीड, ठीक है, बाकियों को अब स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट साइकिल। सो आपके पास यहाँ पे ईस्ट्रोजन ने एफएसएच कंसंट्रेशन को कम कर दिया, अब एफएसएच कम हो गया, ईस्ट्रोजन ज्यादा हो गया, ये स्टिमुलस है, आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन आएगा, दैट इज एलएच, उसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्रेफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा, इसके अंदर आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, सॉरी सेकेंडरी, नॉट स्पर्मेटोसाइट, आपके पास एग होते हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, एग सेल्स को क्या कहते हैं, oocyte कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte है, यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, ठीक है, और उसने कहाँ जाना है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर, वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, तो एग कहाँ जाएगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। अब यहाँ से जब इससे सेकेंडरी oocyte निकल गया, तो ये आपके पास खाली रह गया, ऐसे से बन जाएगा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, दैट इज ऑल्सो अ ओवेरियन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, प्रोजेस्टेरोन के डिफरेंट काम होते हैं, बेसिकली इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है, बट यहाँ पे जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन डिक्लाइन करेगी, आपके पास क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे उसने पूछा है ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल कौन स्टिमुलेट करता है, एफएसएच, प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट होनी थी, कौन आया, एफएसएच आया, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट इज येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, जो हमने यहाँ पे बात की, येलोइश होता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ एग, एग रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में एग रिलीज हो गया,
आपके पास एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन गया ग्रेफियन फॉलिकल से, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। वो क्या वो करता है, प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे उसने पूछा था फॉलिकल को क्या कहते हैं, उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरस्टिशियल सेल्स। आपके पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, एलएच, जिसको हमने कहा, जो आपके पास गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। अगर उसको मेल्स में बात करें तो इन मेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज आईसीएसएच, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, सो आपके पास टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स। चार्ली करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बर्थ कैनाल। सो आपके पास जब हम बर्थ कैनाल की बात करते हैं, विजाइना एक्ट्स एज अ बर्थ कैनाल, डेल्टा करेक्ट आंसर है। ओविडक्ट किसको कहा जाता है, फ्लोपियन ट्यूब को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या कहा जाता है, वही वाली बात जो मैंने अभी बताई, एलएच को आईसीएसएच भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज बीटा। During luteal phase, the menstrual cycle of the menstrual cycle, the hormone which is at its peak. तो luteal phase का luteal phase कौन सा होता है, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हो रही होती है, एलएच आया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये आएगा, कौन सी फेज स्टार्ट होगी, ल्यूटियल फेज। इसके अंदर जो ही एलएच आया, आपके पास ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद कौन सा हार्मोन आया, प्रोजेस्टेरोन। सो ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज कौन सा हार्मोन पीक पे होगा, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अल्फा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो, ये बात मैंने पहले भी बताई है, लेट मी राइट इट। हमारे पास यहाँ पे था स्पर्मेटोगोनिया, उसकी आपने की स्पर्मेटोगोनिया, इसमें आपने की माइटोसिस, आपके पास क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, मियोसिस वन, आपके पास बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस वन हुई, 2 डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, अब आपके पास मियोसिस टू जब हो रही है, मियोसिस टू, तो आपके पास यहाँ बन रहा है स्पर्मेटिड। ठीक है, यानी आपके पास जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उससे 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से मियोसिस हो रही है, स्पर्मेटिड आपके पास फर्दर डिफरेंशिएट होके क्या बना देगा, स्पर्म्स। ठीक है, यानी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड बना रहा है और 2 स्पर्म्स बनाएगा। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्योंकि यहाँ पे भी मियोसिस हो रही है ना, प्राइमरी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए हैं, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटिड और 4 स्पर्म्स बनाएंगे, यानी मियोसिस के एंड पे आपके पास 4 डॉटर सेल्स आ रहे होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो 2 स्पर्मेटिड और 2 स्पर्म्स बनाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आपके पास मियोसिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मियोसिस वन के बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब आप फर्दर मियोसिस कराओगे तो 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। इसका मतलब अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था तो 2 स्पर्मेटिड बनेंगे, और हर स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बनाएगा। सो अगर 4 स्पर्मेटिड से तो 4 स्पर्म्स बनेंगे, यहाँ पे 2 स्पर्मेटिड से तो 2 स्पर्म्स बनेंगे। सो टॉकिंग अबाउट वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 स्पर्म्स, एंड अगर हम 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करते हैं तो आपके पास 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक की बात हो रही है। नेक्स्ट इज इन द 28th डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ऑफ द ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, आपके पास ओव्यूलेशन डे 14th पे होती है टिपिकली। ठीक है, सो डे 14th ऑफ द साइकिल, अल्फा इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सर्टोलाइज सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज एफएसएच। एफएसएच सर्टोलाइज सेल्स को रेगुलेट करते हैं, एलएच आपके पास इंटरस्टिशियल सेल्स को रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, ये वाली बात मैंने पहले भी बताई, प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन जैसे ही डिक्लाइन करेगी, आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से बना था। ठीक है, नेक्स्ट इज द शेप्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल, दैट इज यूरिथ्रा। ठीक है, दैट इज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी इसको कहा जाता है। हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो वही वाली बात देखो, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 स्पर्मेटिड बनाए, 2 स्पर्म्स, तो 50 100 बनाएंगे, इंटू 2 कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स इज लाइक द टर्मिनल पार्ट कह दो, ओपनिंग ऑफ वेजाइना या फिर लास्ट पार्ट है यूट्रस का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। ये वाली बात मैंने यहाँ पे बताई, स्पर्मेटोगोनिया आपके पास क्या होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आपके पास क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड आपके पास n हो जाता है,
ठीक है, स्पर्म भी आपके पास एन होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। सो स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉइड। सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी आपके पास फीमेल्स के अंदर बनती है, ठीक है। फीमेल के अंदर जब आपके पास मियोसिस होती है ना, तो दो डॉटर सेल्स बनने चाहिए। एक डॉटर सेल्स आपके पास बड़ा बनता है, दूसरा डॉटर सेल्स जस्ट उस फर्स्ट डॉटर सेल की न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बनता है, उसको पोलर बॉडी कहा जाता है, ठीक है। सो जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस वन हुई तो दो डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक आपके पास होगा oocyte और दूसरा आपके पास पोलर बॉडी बनेगी। और इसी तरह जब मियोसिस टू कंप्लीट होगी तो एक आपके पास बनेगा oocyte और दूसरी चीज आपके पास पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। तो सेकेंडरी पोलर बॉडी इज नॉट हैप्लॉइड, इट इज नॉट डिप्लॉइड, ठीक है। प्राइमरी पोलर बॉडी भी डिप्लॉइड नहीं होती। एंड देन कम्स स्पर्मेटेड, तो स्पर्मेटेड भी आप यहाँ पे देखो, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, इट इज नॉट डिप्लॉइड, क्योंकि इसके बाद फर्दर सिर्फ डिफरेंशिएशन ही होनी है और कुछ भी नहीं होना। नेक्स्ट इज चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। रिलिंक्विश, इसका मतलब होता है सरेंडर, ठीक है। यूज, इंक्रीज, रिटेन नहीं होता। नेक्स्ट इज यू विल फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन इन द अटैच्ड फाइल, बीटा करेक्ट आंसर है। Next is choose the option with the nearest meaning to the following word. Waft, nearest meaning drift है, that is beta. Type of sentence it is. When I go swimming, I have to keep my eyes closed underwater. ठीक है, so आपके पास sentences के types में क्या आता है? Simple sentence आपके पास एक ही clause होती है. Then comes the compound. कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। सो यहाँ पे देखो, व्हेन आई गो स्विमिंग, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। आई हैव टू कीप माई आईज क्लोज अंडर वाटर, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दिस मीन्स द सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नेक्स्ट इज, wait a second, हाँ, next is what is the short form of VR, that is wear alpha. A friend, my friend is suffering from cholera since August. Since August की बात हो रही है तो is suffering करेक्ट आंसर होगा, that is delta. Some of the patients in the line are, patients की बात हो रही है, some of the people waiting in the line, some of the people, कुछ लोग जो लाइन में वेट करें, they are getting impatient, ठीक है, that is Charlie option. I think the man over there is very ill, he can't stand on his feet. एक स्पेसिफिक बंदे की बात हुई कि जो वहां पे खड़ा है वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, तो इसको देख के बंदे को लग रहा है कि वो बीमार है शायद, ठीक है। So we are talking about a specific person here, so we are going to use the with it, ठीक है। What type of sentence is it? Our car broke down, so we came last, ठीक है। सो आर कार ब्रोक डाउन, इंडिपेंडेंट क्लॉज। वी केम लास्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपके पास फैन बॉयज से ज्वाइन किया हुआ सो से, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो आपके पास जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हो, दैट इज फैन बॉयज, ठीक है। सो आपने सो, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उससे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। Management of School has decided to give free breakfast from the next academic year to all the students in the primary section through its canteen, even though they will not get any government grant. यानी एक स्कूल की मैनेजमेंट ने फ्री ब्रेकफास्ट बच्चों को देने का फैसला किया है, बट द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग द डिसीजन, ठीक है, दे आर नॉट गिविंग एनी ग्रांट फॉर दैट। सो द स्कूल विल हैव टू एडमिट मेनी पुअर स्टूडेंट्स। देखो, स्कूल में एडमिशन का क्राइटेरिया इज नॉट वेदर द स्टूडेंट इज रिच और पुअर, इट्स लाइक देयर इज बेसिक क्राइटेरिया सेट फॉर द एडमिशन, तो उसमें कोई रिच या पुअर वाला एलिमेंट नहीं होता। एडिशनली इफ यू आर गिविंग फ्री फूड, दैट डजंट इम्प्लाई कि आपको गरीब बच्चों को स्कूल में डालना पड़ेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट करेक्ट। द कैंटीन फैसिलिटीज एंड यूटेंसिल्स हैव टू बी चेक। डेफिनेटली आप एक स्टेप लेने जा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि यू आर fully prepared, you know, to take that step. So facilities हैं, utensils हैं, इनको चेक करना पड़ेगा, परचेजेस करनी पड़ेंगी to equip it properly. Then comes funds. तो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करी, कोई ग्रांट नहीं दे रही, तो डेफिनेटली आपको फंड्स रेस करने पड़ेंगे, you know, to support the scheme for the years to come. So only second and third follows, first one does not follow. Next we have a statement that says A is greater than B, B is greater than equal to C, ठीक है। सो ए इज ग्रेटर देन सी, डेफिनेटली यहाँ पे अगर ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन सी, ठीक है। ए इज इक्वल टू सी ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ए बी से बड़ा है, अगर बी और सी इक्वल है भी ना तब भी ए बड़ा ही होगा सी से, क्योंकि ए बी से बड़ा है। ए बी के अगर इक्वल होता तब हम कह सकते थे कि ए सी के भी इक्वल हो सकते, बट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। अगर बी और सी इक्वल है भी, ए इज either way is going to be greater than C. ठीक है, so only first is true, second one is not true. Last one is the dialogue between Jinnah and Gandhi failed. Indian National Congress and Muslim League tried to join hands, so they will be united. So Gandhi और Jinnah के dialogue क्यों fail हुए? There's a other reason for that. और आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्यों ज्वाइन हैंड्स किए, ठीक है, उसकी कुछ अलग रीजन है। सो बोथ आर बेसिकली the effects of independent causes. दोनों की causes independent है, ये just effects लिखे हुए हैं, so delta is going to be the correct answer for this. यहाँ तक if you have any questions or queries, do let me know.
by writing them in the chat box. अच्छा, किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन किया है, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू इज हायर इन टिश्यू इज हायर इन टिश्यू देन द ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अकर्स। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, आपके पास अगर टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक, तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अगर आपके पास टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो टिश्यू इज गोइंग टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू कह रहा है मेरे से लेके जाओ इसको, ठीक है। तो टिश्यू से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, यानी कौन लेगा टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को? ब्लड। ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करे ना, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करे, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। सो ब्लड ही का काम है। अब ब्लड को आपने देना है कार्बन डाइऑक्साइड की, यार ये टिश्यू कह रहा है ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मुझसे ले लो, बिकॉज आई कांट हैंडल दैट, आई डोंट नो हाउ टू, ठीक है। अब ब्लड ने लेना है, ब्लड कह रहा है हाउ एम आई गोना टेक द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड के पास क्या है? द ओनली वेपन ब्लड हैज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट्स हीमोग्लोबिन। ब्लड कहेगा इस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर दो, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है ना टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू निकालने की कोशिश कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तुम यहाँ से मेरे पास से लेके जाओ, ठीक है। सो ब्लड ले लेता है उससे। ब्लड जब लेगा तो ब्लड कैसे लेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के लेगा, ठीक है। सो इस वजह से ये लाइन है कि व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई हुई है, तो टिश्यू ब्लड को दे देगी। ब्लड कैसे लेगी? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और वो टूटेगा कब? देखो अब जब हम लंग्स में आ गए, ठीक है, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं है, क्योंकि लंग्स के पास नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब लंग्स के पास जब वो ब्लड आया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स दैट इज लो, कम पार्शियल प्रेशर, लंग्स में नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लंग्स का काम ही ऑक्सीजनेशन है, ठीक है। तो लंग्स के पास इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब जो ब्लड लेके आया ना, अब ब्लड भी तो ले लेके पूरी बॉडी में नहीं चल सकता ना कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना बना के तो नहीं चलेगा। तो जैसे ही वो ब्लड लंग्स के पास आएगा, तो वहां पे टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बन जाएगा, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स से वो एक्सहेल हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वाइस वर्सा का ये मतलब हुआ, ठीक है, कि जब आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है टिश्यू के अंदर, तो आपके पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? टू द लंग, जहां से वो क्या हो जाएगा? एक्सहेल हम कर देते हैं उसको। Atrial blood contain 50 milliliter and venous blood contain 54 milliliter of carbon dioxide. In lungs, this is a fact-based question. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide in lungs, वही वाली बात है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सप्लेन कर दिया, ऑक्सीजन सिमिलर तरीके से होता है, ठीक है। उसी क्या कहते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर फिट करने की कोशिश करो, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पॉइंट भी समझ आ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, लेट्स से किसी एमसीक्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो एमसीक्यू नंबर चैट बॉक्स में मेंशन करके बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन। I'm going to wait for like a couple of minutes before winding up the session here. So किसी का कोई भी question है, do write it in the chat box. Also, if you guys haven't checked the Reconduct bundle on the website, go check that out. 11 सेल भी चल रही है अभी, तो you can get a good amount of discount on the bundle as well. But make sure you're checking that, because अगर आपने खुद notes नहीं बनाए हुए या cheat sheets वगैरह नहीं है, तो you can go check that out on the Premed's website. Okay, that is going to be really helpful considering the time you guys are left with. So yes. ऑल्सो आपके पास जो इस्तफासन का एमडी कैट इसमें कंडक्ट हो रहा है, तो आईबीए लेगा पेपर अब वाला। सो आईबीए के पास पेपर्स भी आप लोग देख सकते हो, प्रीमेड की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। 2001 में, और इससे पहले आई थिंक, आई डोंट नो व्हेन, बट आईबीए ने टेस्ट लिया था। सो यस, यू कैन गो चेक दैट आउट फ्रॉम देयर एज वेल। या इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, पूछ लो। केमिस्ट्री का भी कोई क्वेश्चन है, पूछ लो बेशक। If there are any questions from your side, do let me know by writing them in the chat box. Small value of Kc means reaction will go in
व्हाट डायरेक्शन? देखो केसी, देखो सिंपल सी बात बताती हूँ। केसी का फॉर्मूला क्या होता है? केसी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये फॉर्मूला होता है ना। देखना इतना सिंपल कर दूंगी फौरन समझ आ जाएगा। केसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, केसी कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम है, केसी कम है इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है। अब खुद बताओ, प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्शनों के साइड पे जाना चाहिए। जब प्रोडक्ट कम होता है रिएक्टेंट आपके पास ज्यादा है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। When the concentration of product is less, the concentration of reactant is more. तो रिएक्शन को कहाँ जाना चाहिए टेक्निकली? लिख के बताओ चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले समझ आ रही है। जब प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक्सीलेंट, हाँ डेफिनेटली रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपके पास अगर केसी की वैल्यू कम है तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका क्या मतलब? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किया आपने। केसी की वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा, केसी की वैल्यू ज्यादा, रिएक्टेंट कम, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखो केसी की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, रिएक्टेंट कम है तो हमने दोनों को बैलेंस करना है। सो आपके पास रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो केसी की वैल्यू ज्यादा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, केसी की वैल्यू कम, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब एक और चीज भी कंफ्यूज करती है, केसी और क्यू की वैल्यू। देखिए क्यू और केसी की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें, इसमें भी एक इजी बता दूं तरीका। अगर हम क्यू एंड केसी की वैल्यू का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसको कैसे लेके चलना है? ये वाला पॉइंट समझ आया हुआ या फिर मैं बता दूं? चैट बॉक्स में लिख के बता दो अगर इफ यू वांट मी टू डिस्कस इट, तो मैं ये भी बता देती हूँ, आसान तरीका है इसका भी, फौरन याद हो जाएगा। अच्छा देखो, इसमें क्यू केसी की वैल्यू को आपने एक दीवार बना देना है। ठीक है, इट्स लाइक केसी की वैल्यू इज अ वॉल और क्यू आपके पास इज अ व्हीकल दैट्स मूविंग। ठीक है, हम ये कहते हैं ना क्यू की वैल्यू इज ग्रेटर देन केसी, क्यू की वैल्यू इज लेस देन केसी, क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू केसी। ये वाला पॉइंट तो इजीली याद हो जाएगा, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम इज इट? ठीक है, बट ये पॉइंट्स रह गए। तो क्यू इज अ व्हीकल दैट कैन मूव। क्यू अगर केसी से आगे चला गया है, तो इसको केसी तक पहुंचना है, कैसे आएगा? क्यू इज ग्रेटर देन केसी, केसी एक वॉल है, क्यू एक व्हीकल है, व्हीकल अपनी डेस्टिनेशन से आगे चली गई है, केसी इज द डेस्टिनेशन। ठीक है, सो क्यू की वैल्यू इज ग्रेटर देन केसी, यानी क्यू आगे चली गई है केसी से। क्या होगा? लिख के बताओ चैट बॉक्स में, क्यू इज ग्रेटर देन केसी वाले पॉइंट पे क्या होगा? रिएक्शन को कहाँ आना चाहिए? इफ क्यू इज ग्रेटर देन केसी तो रिएक्शन को कहाँ जाना चाहिए? व्हेन क्यू इज ग्रेटर देन केसी तो रिएक्शन को किस साइड पे जाना चाहिए? फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में? बैक, एक्सीलेंट। इसने कहाँ जाना है? रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा है देन केसी तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। बट अगर क्यू की वैल्यू इज लेस देन केसी, ग्रेटर देन, क्यू की वैल्यू इज ग्रेटर देन केसी, ये जाएगा रिवर्स, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू कम है, क्यू इधर है, क्यू पीछे रह गया है, व्हीकल इज बिफोर, लाइक पीछे है, दीवार से पीछे है, तो अब ये व्हीकल कहाँ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी दीवार तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास क्यू इज लेस देन केसी, उस टाइम आपके पास रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। ठीक है, सो केसी की वैल्यू को वो करने के लिए केसी का फॉर्मूला याद करो और इसको करने के लिए इस एनालॉजी से कर लो, इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉइंट है, अगर किसी को कुछ भी समझना है तो डू लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स, मैं समझा देती हूँ। इफ नॉट देन वी विल बी वाइंडिंग अप द लाइव सेशन हियर। If there are any questions from your side, do let me know by writing them in the chat box. If no questions, then we will be winding up the live session soon. You are welcome. Achha, then I think no more questions. So that's it for today's session, everyone. Thank you for joining. I'll be seeing you guys tomorrow with the next test. Take care till then, apna khayal rakhna, and I wish you all best of luck for your preparation as well. So take care and Allah Hafiz.